तो अब देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा जनगणना 2027, क्योंकि इसको 2021 में ही होना था, लेकिन कई कारणों से जैसे कोविड की वजह से मेनली ये लेट हो गई, और फिर उसके बाद आने वाले वर्ष भी सामान्य नहीं रहे, क्योंकि जनगणना अक्सर सामान्य वर्षों में ही की जाती है जिससे एक एग्जैक्ट पता चल सके सारी चीज़ों का। लेकिन कोविड-19 के होने की वजह से हालात ऐसे नहीं थे, इसीलिए देर होता गया, और फिर उसके बाद दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती गई आगे। तो अब जब 2025 तक एकदम सामान्य हालत हो गए हैं, इसलिए अगले वर्ष जो है 2026 में ये जनगणना शुरू की जा रही है, जिसकी नोटिफिकेशन जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जनगणना को लेकर मतलब नोटिस जारी किए कि इसे 2 चरणों में किया जाएगा। अब हमारे लिए एग्जाम में ये याद रखिएगा कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ये याद रखिएगा कि ये जो है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है 16वीं जनगणना है हमारी। कभी कभी एग्जाम में, खासतौर से पीसीएस जैसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अभी जैसे कि ये जो हालिया जनगणना है वो कौन सी जनगणना है, ठीक है। उसी तरह इसमें 2 चरणों में जो है ये 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच में पहला चरण होगा, और 2027 की शुरुआत में दूसरा चरण होगा। अब पहले चरण में क्या होता है कि मकान सूचीकरण यानी आवास की स्थिति, उसकी पोजीशन, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और सेकेंड में क्या है कि जनसंख्या, जो वहाँ रहने वाली जनसंख्या, उसके बारे में सारी डिटेल्स नोट की जाती हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है इस जनगणना में कि ये पहली जनगणना ऐसी है जो डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप का सहारा लिया जाएगा। नई कोडिंग की गई है। कोडिंग एक कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज होती है जो एक्चुअल में जो आप चीज़ें अपने लैपटॉप में या मोबाइल में देखते हैं तो वो GUI होता है, यानी ग्राफिकल इंटरफेस होता है, उसके पीछे पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में कोडिंग की गई होती है। तो इसमें नई कोडिंग भी की गई है। इसमें क्वेश्चन भी अलग अलग नए प्रकार के जोड़े गए हैं, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये याद रखिए पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप का यूज किया गया है, जिसमें मोबाइल ऐप में पहले खुद से ही आप एक आईडी क्रिएट आपकी होगी जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। उसके बाद जो भी अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे वो उसको वेरीफाई या ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करने के लिए हर मकानों का दौरा करेंगे, उनका सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। तो अब अगर जनगणना के संचालन की बात करें तो इसमें लगभग 30 लाख लोग शामिल होंगे इस प्रोसेस में, यानी इस सर्वेक्षण में, जो कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षक या ग्रुप C-D के अधिकारी होंगे। जैसा कि आपने निर्वाचन के समय भी देखा होगा, जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो ऐसे ही कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति यानी उनकी सेवाएं ली जाती है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन के लिए होंगे यानी ऊपरी स्तर पर जो होंगे वो 1.2 लाख पदाधिकारी होंगे। ये सिर्फ एक बार याद रखिएगा, क्योंकि जैसे पूछ सकता है कि जनगणना एक बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बारे में कि इतना मतलब बड़ा जो टास्क पूरा किया जा रहा है इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसके याद करने के लिए। फिर इसमें क्या है कि प्रशिक्षण 46,000 लोगों को दिया जाएगा इस प्रोसेस के लिए, इसीलिए 2026 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2027 तक चलेगी। तो इस बीच का समय इन्हीं सब कार्यों में लिया जाएगा। इसमें तैयारियों में शामिल क्या क्या है जनगणना में? प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर किया जाता है कि अभी जो भी चीजें हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें जनसंख्या जो जनगणना की जाती है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसका मेन जो एम होता है वो हमारा क्या होता है। सेकंड क्या होता है, इसमें हमें जो तैयारियां की जाएंगी जनगणना, एक तो प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करना, फिर उसके बाद प्रशिक्षण और कार्य प्रणाली में संशोधन, यानी कि जो मशीनरी इस कार्य को अंजाम देगी उनको प्रशिक्षण किया जाएगा। उनकी जो भी उनकी रीच होगी, उनके टास्क की जिम्मेदारियां जो होंगी उनको डिफाइन किया जाएगा कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन सारी चीजों को इसमें कवर किया जाएगा। इसकी PDF भी आप लोगों को हम दे देते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर अब अगर चरण 1 फर्स्ट फेज की बात करें तो जो मकान सूचीकरण होगा तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाएंगी वो हमारे लिए एक जैसे मेंस एग्जाम में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें देखा जाता है कि भवन, कोई भी घर है तो उसका प्रकार क्या है, कच्चा है या पक्का है,
ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग जो है घरों में रहने वाली कौन सी सामग्री यूज कर रहे हैं, जैसे ईंधन कौन सा यूज कर रहे हैं, जल स्रोत के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी जो स्वच्छता की स्थिति है वो क्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारी चीजें, यहाँ पे बिजली कनेक्शन है या नहीं, पानी का कनेक्शन है या नहीं, सड़कें हैं या नहीं, इन सारी डेटास को कलेक्ट किया जाता है। इसमें एक और याद रखिएगा कि इसमें परिवार के मुखिया की भी स्थिति देखी जाती है कि परिवार की मुखिया जो है कोई महिला है या पुरुष है, उसको भी नोट किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपने 4-5 पॉइंट है जिनको ध्यान में रख के इसमें मकान सूचीकरण के कॉलम में फिल किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि इससे हमें क्या मिलता है कि आवास की स्थिति, वहां रहने वालों की स्थिति और वहां पे किस तरीके की सुविधाएं हैं उनका विवरण जो है हमें इससे मिल जाता है। फिर उसके बाद जब जनसंख्या सेकेंड फेज में जब जनगणना, जो वहां पर पहले चरण में हमने घरों के बारे में जान लिया कि घरों की स्थिति क्या है, वहां पर रहने जो अवेलेबल सुविधाएं हैं वो कौन सी है। उसके बाद सेकेंड चरण में क्या होता है कि जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें देखा जाता है कि जो रहने वाले हैं उनका नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी सारी डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुखिया जो है, महिला अगर मुखिया है या पुरुष मुखिया है तो वहां रहने वालों का उनका संबंध क्या है, वहां पे मैरिटल स्टेटस यानी उनकी वैवाहिक स्थिति कितनी है, कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग गैर शादीशुदा हैं, ठीक है, उनकी जाति जनजाति, इन सारी चीजों की भी जनगणना की जाती है। इसमें प्रवासन का भी ध्यान में रखा जाता है और विकलांग लोगों की संख्या को भी मद्देनजर रख के नोट किया जाएगा इस बार। फिर उसके बाद अब इसका लक्ष्य क्या है, जैसे हमने इसमें देखा था कि हमारा टारगेट क्या होगा, इसमें आउटपुट हमें मिल जाएगा कि आवास की स्थिति, रहने की स्थिति और वहां पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। उसी प्रकार जब जनसंख्या के सेकेंड फेज में आएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जनसंख्या जो वहां रह रही है उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसका नाम क्या है, आयु क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उसका जो है धर्म कौन सा है, ये सारी चीजें हमें सेकेंड फेज में पता चल जाएंगी। ठीक है, अब जब दोनों चीजें पता चल जाती हैं तो एक क्यूमुलेटिव डेटा को तैयार किया जाता है। इससे हमें फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है नीति निर्माण में, कि जैसे कि घरों की स्थिति से हमें समझ में आ जाता है कि अभी तक जो है कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के घर हैं, घरों तक अब सड़कों की जैसे स्थिति है या पेयजल की स्थिति है, उससे ये हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन क्षेत्रों पर कम ध्यान देना है, कहां पर हमें सड़कों के जो है जो एक्सपेंशन है वो ग्रामीण सड़कों को बढ़ाना है या कम करना है, कहां पर कम ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर संसाधनों का वितरण क्या है। ये इन सारी चीजों के लिए हमें जो है जनगणना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनगणना के ही आधार पर कल्याणकारी योजनाएं जो भी चलाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया या विद्युतीकरण योजना हो गया या फिर पेयजल से संबंधित कोई योजना है या आवास से संबंधित योजना है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखने के लिए हमारे पास जो एक रोल मॉडल या एक डेटा के तौर पर हमारे जो जनसांख्यिकीय डेटा होते हैं उन्हीं की मदद लिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इसका लीगल फायदा है, ये तो हमारा पॉलिसी में ये बेनिफिट होता है, लेकिन अगर लीगल फायदे की बात करें तो जब निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होता है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है जनगणना करती है, क्योंकि परिसीमन इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी तमिलनाडु या दक्षिण के स्टेट जो राज्य हैं उनके द्वारा लगातार विरोध इसी मुद्दे पर किया गया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या जो है कम हुई है या उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जितना कि उत्तरी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ी है। जैसे उत्तर क्षेत्र के यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा तेज से बढ़ी है अगर कंपैरिजन या तुलना दक्षिणी राज्यों से की जाए। तो ऐसे में अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो जो दक्षिणी राज्य हैं उनकी लोकसभा में सीटें घट जाएंगी और उत्तरी राज्यों की सीटें जो है बढ़ जाएंगी, जिससे जो है उत्तरी राज्यों का अभी भी संसद में कहीं ना कहीं जनसंख्या की वजह से वर्चस्व एक तरह का ज्यादा दिखाई देता है, वो और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसीलिए दक्षिणी राज्यों द्वारा इस बात को लेकर हर बार अपोज किया जाता है कि जो जनसंख्या के आधार पर जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आएंगे उनके आधार पर परिसीमन को न किया जाए और उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। यहां तक डिमांड है कि 2046
2040 तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी को ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट यानी लागू किया है। तो अगर ऐसे में अगर जनसंख्या की वजह से अगर सीटें बढ़ा दी जाती है उत्तरी राज्यों की, तो ऐसा इसका रिजल्ट होगा कि उत्तरी राज्यों को एक तरह से जनसंख्या बढ़ाने के लिए इनाम मिला है। ठीक है, ये इस चीज से आप इस चीज को क्लियर हो गया होगा आपका। फिर दूसरा क्या, आरक्षण, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 330 अनुच्छेद 332 के अंतर्गत दिया जाता है। तो परिसीमन के बाद जब जनसंख्या का आंकड़ा आ जाता है, जैसे कि जनरली 15% अनुसूचित जाति और 7 से 7.5% के बीच में अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन है, लेकिन अगर जनसंख्या में कोई भी बदलाव आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही, उसके प्रोपोर्शन में इनकी जनसंख्या के आधार पर, इनके आरक्षण की स्थिति के आधार पर इनकी सीटों में भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो इसलिए आरक्षण को लागू करने के लिए भी ये डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि राज्यों को केंद्रीय अनुदान, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जो फाइनेंस कमीशन बनता है, तो हर साल जो फाइनेंस कमीशन अपनी डिमांड के लिए जो राज्यों को केंद्र से अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान में जनसंख्या को भी कंसीडर किया जाता है। जैसे उसमें कई पार्ट में आपने देखा होगा, फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है उसमें कई पहलुओं को कंसीडर किया जाता है, फिर उसके बाद निकाला जाता है कि किस राज्य का प्रतिशत कितना है। तो उसमें जैसे क्षेत्र की आधार देखा जाता है कि कितना उसका क्षेत्रफल है, कितना वहां पर वन क्षेत्र है, इस तरह से। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो जनसंख्या का कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे में राज्यों को जो केंद्रीय अनुदान मिल रहा है, ऐसे में ये जनगणना में जो डेटा आता है जनसंख्या से संबंधित, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझ गए ना आप लोग कि अगर पॉलिसी मेकिंग में ये है, अगर लीगल प्रोविजन देखेंगे तो ये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण और फिर राज्यों को केंद्रीय अनुदान देने की मतलब जो स्थिति होती है। तो अगर मेंस में भी हो तो इसको जो है डायग्राम बनाकर भी आप बता सकते हैं, या फिर चार्ट बना के या पॉइंटर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एक मेंस के लिए भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आने वाला अभी मेंस है उसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड जनसंख्या से संबंधित, और इसको दक्षिणी राज्यों के बनाम उत्तरी राज्यों से भी जोड़ा जा सकता है और आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि नई जनगणना हो रही है, तो इसमें हम देखेंगे कि इस बार क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नए चेंजेस हैं, जो कि 2011 की जो जनगणना थी और जो 2025-26 यानी 26-27 में जो जनगणना होने वाली है, उसमें क्या क्या चीजें नई ऐड की गई हैं। तो सबसे पहला क्या है कि मोबाइल ऐप का उपयोग। ठीक है, इसमें क्या है कि मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, जिसमें जो प्रविष्टियां हैं या जो उसमें डिटेल्स है वो खुद इंसान भरेगा, फिर उसके बाद पर्यवेक्षी अधिकारी या जो कर्मचारी होंगे वो उसको जाके वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कागज रहित जो जनगणना होगी ये होगी। फिर उसके बाद विशिष्ट आईडी, क्योंकि बताया ना कि ऐप जो बनाएंगे इसी से आपकी पर्टिकुलर विशिष्ट आईडी बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो CMMS करके है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरी सिस्टम, ठीक है, ये जो है पर्यवेक्षण का काम करेगा और प्रकाशन प्रस्ताव, इसमें जो है जो डेटा होगा उसको रिलीज करेगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो डिटेल आपकी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो 2011 में जो हुई थी, जो 2025-26 में होने वाली, तो टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 2011 में किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन होता था, 2011 में कीपैड फोन होते थे या स्मार्टफोन भी होते थे, तो उनकी जो है पहुंच बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी, इवन मेट्रो सिटीज तक ही थी। ठीक है, और उनमें फीचर्स भी कम थे। 2011-12 वाले जानते होंगे कि 2 GB डेटा के लिए भी जो है 100 से 150 रुपए खर्च करने पड़ते थे, उसके बाद डोंगल लेना पड़ता था, 50 मुसीबतें थे। तब जो है 100 MB 200 MB की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, 1 GB तो छोड़ दीजिए, जो आज आप डेली यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब नई टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से अब जो है GPS टैगिंग होगी, जियो टैगिंग भी जिसे कह सकते हैं, कि जैसे मनरेगा में आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो भी वर्क होता है उस वर्क के स्थान की जियो टैगिंग भी होती है, जिससे रियल टाइम इंस्पेक्शन भी किया जा सके कि एक्चुअल में कहां पर काम किया गया। तो GPS टैगिंग होगी, जिसमें घरों का भौगोलिक स्थान और डेटा अंतराल को भी संबोधित किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, सत्यापन और सुधार होगा, क्योंकि रियल टाइम बताया ना कि आपको जैसे ही जब जियो टैग होता है तो रियल टाइम चेक होगा,
तो उसकी वजह से जो सत्यापन और जो सुधार की संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और क्योंकि सटीकता और स्पीड दोनों चीजें जो है बहुत तेज हो जाएंगी। फिर इसमें क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा, इसमें क्या है कि गणनाकार जब एक बार आपकी चेक कर लेंगे सारी चीजें, सारी डिटेल्स कि आपने जो डाली है वो वेरीफाइड जब कर लेंगे, उसके बाद वो डिजिटली साइन कर देंगे। जैसा कि आपने कई ऐप में या फिर कई फॉर्म भरते टाइम आपने देखा होगा कि लास्ट में डिजिटली साइन किया जाता है। जैसे आप लोन भी अगर ऑनलाइन लोन लेते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें नई प्राप्त होने वाली जानकारी, इस बार जनगणना, ये सारे पॉइंट हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको मेंस में भी फायदा करेगा, और अगर प्रीलिम्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपके फंसने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी अभी मेंस तो छोड़िए, प्रीलिम्स में भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता हो कि क्या किन किन चीजों को इस बार नया जोड़ा गया। इसमें जैसे पेयजल की उपलब्धता, इससे जो है कि जल का जो कनेक्शन का जो एक मिशन है कि हर घर में जो है जल, हर घर नल के बारे में बात हो रही है, तो उसमें पेयजल की उपलब्धता को भी इस बार जो है मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद स्मार्टफोन और मोबाइल फोन का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बैंक खातों तक पहुंच, ये भी आपके कॉलम में मेंशन होगा कि जो लोग हैं उनकी बैंक खातों तक पहुंच है या नहीं। फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर पहचान विकल्प, ये भी नया जोड़ा गया। पहले क्या कि मेल फीमेल ही था, तो अब जो है ट्रांसजेंडर का भी कॉलम है। फिर उसके बाद है जातिगत जनगणना, ठीक है, ये अभी इस पर निर्णय चल रहा है, लेकिन इसकी भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि जातिगत जनगणना भी एक पार्ट रहेगी। वो अलग बात है कि डेटा कब रिलीज करते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस साल जो है जो जनगणना की जाएगी उसमें जो है जातिगत जनगणना को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि इसको भी प्रश्नावली जो है, जो क्वेश्चन आयर हैं उसमें शामिल किया गया है। अब इसके जो है अगर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन या राजनीतिक निहितार्थ को देखें तो 1931 के बाद, जो 1931 से चला आ रहा है, क्यों क्यों ये चीज थी अभी तक, क्योंकि आपने 1931 में ही देखा होगा कि जो पूना पैक्ट हुआ था या रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड हुआ था वो उसी समय दिया गया था, और आरक्षण का जो प्रावधान था उसी टाइम में हुआ था जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था। यहाँ पे आपको जरूरी है ये हिस्टोरिकल, ये बात है कि आप लेक्चर में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीजें रैशनल होती हैं जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। क्योंकि मे भी अगर प्रीलिम्स में पूछना है तो वो ट्विस्ट कर सकता है कि 1948 से या फिर 1962 से जो है इन चीजों को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्रित किए गए। लेकिन अगर 1931 आता है ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग ही ना लगाएं कि उस समय तो स्वतंत्र ही नहीं हुआ था भारत, और आप इन ऑप्शन को लगा दें। तो ऐसे में ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 1931 के बाद से ही जो जनगणना हुई है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। और जो है पहली बार जो है ये जातिगत जनगणना का इस तरह से हुआ, कहा जा रहा है कि 2011 में भी जातिगत जनगणना के जो डेटा कलेक्ट हुए थे लेकिन उनको प्रकाशित नहीं किया गया था, वो अलग रीजन है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्या है बताए थे, परिसीमन में और संसद में आरक्षण पर इसका प्रभाव पड़ेगा सीधे सीधे, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह है 1931 से ही जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। फिर इसमें क्या है कि अगर जो कंटेंट है जो इस साल जो नया है उसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो क्या है कि अब 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी तो उसके पहले ही क्वेश्चन आयर या प्रश्नावली बना लेंगे, तो 2018-19 में बनाए थे, लेकिन अपडेटेड में जो किया गया है वो 2026 में 28 कॉलम 28 कॉलम जो है मेंशन किए गए हैं जो आपसे क्वेश्चन आयर में पूछे जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बोला है कि मे भी पीसीएस में कभी कभी उलूल जुलूल चीजें पूछ लेते हैं जिनका खुद भी किसी को आइडिया नहीं होता, तो ऐसे में एक मतलब कभी अगर पूछा जाए 28 कॉलम मेंशन किए गए थे। अब इसमें क्या है कि चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी, क्योंकि अब कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज या जनगणना इतनी बड़ा टास्क अपनाते समय किन चीजों का या कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी चीज, जब अगर मोबाइल डेटा ऐप पर हो रहा है चीजें, तो डिजिटल साक्षरता कितनी है, क्योंकि एक्चुअल में कितने लोगों को चलाना आता है। मोबाइल तो सबके पास है लेकिन मोबाइल चलाने कितने लोगों को आता है और कितने लोगों को, अभी क्या है कि धीरे धीरे अभी भी
अगर मेट्रो सिटीज और टीयर 2 सिटीज जो राजधानी शहर हैं या बड़े शहर हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो अभी भी लोग जो है स्मार्टफोन चलाने में और उस पर ऐप में डेटा फिल करने में या डेटा एंट्री करने में अभी भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब गणनाकर्ता होंगे या जो भी कर्मचारी होंगे जो जांच करेंगे, उसमें क्या है कि उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे टिक करने की बात होती है, डिजिटल साक्षरता कितनी है, इससे रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पेनिट्रेशन अभी कितना है। जैसे अभी कई क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है और वहां पर लोगों में कितना है कि अवेयरनेस कितनी है कि वो इस काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे कि नहीं। तो अगर वो गलत प्रविष्ट करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं अनजानवश, तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा, तो उसमें क्या है टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है ये, ठीक है। तो डिजिटल साक्षरता की बात आ गया। ऐप इंटरफेस में भाषा संबंधी, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि ज्यादातर बेस जो है वो इंग्लिश ही है। अभी इंग्लिश के अलावा अगर हिंदी में होता है तो हिंदी की लेखनी में त्रुटियां आपको अक्सर दिख जाएंगी, जिससे जो है या फिर समझने में परेशानी होती है, जिससे कि एक्चुअल में जो लिखा है वो क्या कहना चाह रहा है। या फिर दूसरी चीज है कि अगर हिंदी या अन्य भाषाओं में जब चीजें ट्रांसलेट की जाती हैं या उसको चेंज किया जाता है, तो कभी कभी बहुत जटिल शब्द आ जाते हैं जो अगर इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में या किसी जब रीजनल लैंग्वेज में उसको चेंज किया जाता है तो बहुत जटिल हो जाते हैं। तो उसको भाषा संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइस कितनी अवेलेबल है लोगों के पास, फिर ऑब्जर्वेशन कितना कर पाते हैं, ये रसद संबंधी या लॉजिस्टिक संबंधी समस्याएं आएंगी। फिर उसके बाद आता है बहिष्करण, मतलब जो लोग छूट सकते हैं अभी भी। जैसे अभी आपने देखा होगा, अगर अभी गर्मियों में पता नहीं चलता, गर्मियों में तो आप अगर सड़क पर जाएंगे रात के टाइम में 12-1 बजे, तो आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कितना भी कहे डेवलपमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो चीजें हैं सही, लेकिन फिर भी आपको जो है कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सड़क पर सो रहे होंगे और फिर सुबह में काम करने जाते हैं, फिर फुटपाथ के पास या ओवरब्रिज के पास आपको सोते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसे में उन लोगों का क्या है कि उन लोगों की गणना कैसे होगी, या जो बेघर हैं या अस्थायी रूप से हैं, जैसे अलग अलग शहरों में प्रवास कर रहे हैं अपने छोटे छोटे, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर ही हैं, तो जहां कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहीं पर वो रहने लगते हैं, कुछ दिन वहां रहे, फिर वहां से जो है अगली जगह ट्रांसफर हो गए, या भट्टे पे जो काम करने वाले हैं वो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो ऐसे में जब ऐप आधारित हो रहा है, इतना एडवांस अगर जनगणना हो रही है, तो ऐसे में इन लोगों का क्या है, इन लोगों को कैसे शामिल किया जा सकता है, इसके लिए क्या अप्रोच या दृष्टिकोण सरकार द्वारा या कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा जिससे ये शामिल किए जा सके कि इनका भी डेटा के जो सही डेटा है वो मिल पाए। फिर उसके बाद सत्यापन का आएगा कि डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किए डेटा को प्रमाणित करना, जो कि एक चैलेंज साबित होगा, जिससे कि हमने पहले ही बात की कि अगर डिजिटल प्रविष्टियों में गलत है, जैसे कोई विवाहित है अगर गलती से उसने अनमैरिड रखा है, तो क्या इतनी माइन्यूट चीजें जो है जो जनगणना करने वाले अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, क्योंकि कर्मचारी प्राइमरी टीचर ही होते हैं, उनको लगता है कि एक्स्ट्रा जॉब है, ये एक अलग से एक बर्डन डाल दिया गया। ऐसे में क्या वो ईमानदारी से इन सारी छोटी छोटी त्रुटियों को देख पाएंगे, उसको सामान उस पर नजर रख पाएंगे? क्योंकि अभी भी अगर वोटर आईडी की बात करें तो 20 to 30% तो हम किसी, हमें डेटा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हर आप दूसरे आदमी से मिलिएगा उसका वोटर आईडी में नाम आपको गलत मिलेगा। अब वो कैसे गलत है वो अलग चीजें हैं। जो कर्मचारी हैं वो आते हैं गांव में, एक ही जगह बैठेंगे, सारे सबके डेटा नोट करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इन सारी चीजों को कैसे दूर किया जाएगा, उसमें कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा, ये सारी समस्याएं आगे आ सकती हैं। तो इनको, जैसे ये 5 पॉइंट है, इनको भी आप नोट करिएगा, आपको मेंस में ये आपके लिए मददगार होंगे आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि चुनौतियों को लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर निष्कर्ष आता है, आप ये सारा वे फॉरवर्ड लिख दिए, तो फिर उसके बाद निष्कर्ष है कि एक तकनीकी बदलाव को ये चिन्हित करेगी, क्योंकि जो क्या है कि इसमें जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी की गणना की जा रही है और नई नई चीज़ें जैसे पेयजल है या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट पेनिट्रेशन है, फिर बिजली की पहुँच है, इन सारी चीज़ों को जो जनगणना की है, ट्रांसजेंडर की गणना की जा रही है, तो इन सारी नई चीज़ें जो शामिल की गई हैं,
फिर तो इनसे जो है एक जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है। सरकार के आगे भी बहुत ज्यादा क्लियर और स्पष्ट डेटा आ जाएगा जिससे वो इस चीज को कंटेन कर सके आगे, और इन चीजों के लिए पॉलिसी जब बनाए तो और ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी बना सके जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। अब अगर हम शॉर्ट में इसके जनगणना के इतिहास के बारे में बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर डेली जो है अभी हम क्या है कि डेटा इतना ज्यादा हो जाता है तो इससे हमारा लेक्चर जो है वो लंबा हो जाता है, लेकिन आप अगर सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में आप स्पीड इस वीडियो की और स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कंटेंट भी डायरेक्ट देख सकते हैं, उससे आपको कम टाइम में कवर हो जाएंगे टॉपिक। लेकिन आपके जानने के लिए जो लोग 2026 को देख रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी बेसिक्स को समझें, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शामिल करते हुए चलते हैं, जिससे आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ तो फायदा मिले। ठीक है, तो अब अगर जनगणना के इतिहास के बारे में शॉर्ट्स में देखें तो ये आपको पता होगा कि 1872 में मेयो द्वारा, जो लॉर्ड मेयो थे उनके द्वारा पहला प्रयास किया गया था। ये जो 1872 वाली जनगणना है वो स्ट्रक्चर्ड जनगणना नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो दशकीय, जो 10 साल में जनगणना होती है, वो एक्चुअल में 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि हर स्टेट की, ये WC प्लोडेन के अंतर्गत हुई थी 1872 में, लेकिन इसमें क्या था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो प्रोविंस थे उसमें अलग अलग टाइम में किया गया था, तो वो उसमें जो है एक्चुअल जनगणना का जो सटीक पिक्चर था वो नहीं मिला था। लेकिन जो प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी, और इसमें जनगणना आयुक्त कौन था ये याद रखिएगा, सर विलियम हंटर। तो हंटर कमीशन जो है इसी टाइम में आया था, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है या शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो ऐसे में इन सारे फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि जब आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं या इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपके लिए मददगार होगा। तो विलियम हंटर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये तो पूर्ण जनगणना के एक है सहयोगी। फिर लॉर्ड रिपन ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या जो स्वशासन संस्थाएं हैं, जो अभी जो है नगर पालिका है, उसके भी इनको जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम से जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से आया था। ठीक है, अब जो स्वतंत्र भारत में जनगणना की जो बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद कि 1947 में जब आजादी मिली है तो 1948 के जनगणना अधिनियम था 1948 का, उसके तहत जो 1951 में पहली आयोजित की गई थी। और फिर 1951 के बाद हर साल लगातार ये की गई, चाहे वो वार टाइम भी रहा, जैसे 1962 में चाइना से युद्ध चल रहा था, फिर भी 1961 में हुई थी जनगणना। ये फैक्ट याद रखिए, क्योंकि ट्विस्ट करने के लिए पूछ सकता है कि 1961 में जनगणना स्थगित की गई थी और 2019 या 2021 में की गई थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार 7 जनगणनाएं हुई हैं, जो 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, ये लगातार सारी हुई हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ कोविड-19 की वजह से जो 2021 वाली जो जनगणना है वही देर हुई थी, जो कि 2026-27 में हुई है। और ये जो जनगणना होती है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। यही इसी के तहत कानूनी ढांचा जो है प्रदान किया गया। ठीक है, और दूसरी चीज बताई दिया था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या जनगणना आयुक्त जो था वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। ये बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, फिर ये 10 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें जो है 2 चीजें हैं, जो पहले में मकान सूचीकरण होगा या आवास की जो स्थिति है उनको देखा जाएगा, दूसरे फेज में जो है जनसंख्या के बारे में देखा जाता है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यास में से एक है, जिसमें आप जानते हैं कि भारत की जो इतनी बड़ी आबादी 1.4 बिलियन तो अभी कहा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ही है, इसको जो है कवर कर रही है। इसमें जो है सारे पहलुओं को, जैसे जनसंख्या, उनका साक्षरता की स्थिति, उनके यहाँ पेयजल की स्थिति, उनके यहाँ सड़क की स्थिति, उनके यहाँ विद्युत अवेलेबिलिटी या विद्युतीकरण की स्थिति और अन्य सुविधाओं की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो है नीति निर्माण यानी परिसीमन, जो आपकी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको तो ध्यान में ही रखा जाता है, साथ में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, फिर उसके बाद केंद्रीय अनुदान, इन सारी चीजों को भी इसी के तहत दिया जाता है। तो जनसंख्या जनगणना जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो
तो ये इसके बारे में आप लोग, हमें लगता है कि पूरा क्लियर हो गए होंगे। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पूरे फुल डिटेल के साथ हमने कवर कर लिया, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं है।